कथा साहित्य में नारी के सशक्तिकरण पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग में नारी अस्मिता की महत्ता, उसकी भूमिका, उसकी सार्थकता, इसको भी बार बार रेखांकित किया गया। नारी को सशक्त कब किया जा सकता है? जब उसे अपने स्व की पहचान हो जाए, उसके अपने अस्तित्व का बोध हो जाए। प्रेमचंद कुसुम कहानी में नारी अस्मिता की पहचान करवाते हैं। वो कहते हैं अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की महताज क्यों हो? वास्तव में एक बड़ा प्रश्न समाज के सामने प्रेमचंद ने खड़ा किया। यदि पुरुष को यह लगता है कि वह आत्मनिर्भर है, स्वयंभू है, उसे स्त्री पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर स्त्री को भी पुरुष की मोहताज क्यों होना पड़े? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उनसे वंचित रखा है? सेवा सदन में अपने स्व के प्रति सचेत होती हुई नायिका सुमन पति द्वारा रात्रि में घर से निकाले जाने पर निडर होकर अपने पति से कहती है, हाँ, यूं कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते हो, मेरे सिर पर पाप क्यों लादते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहां मजूरी करूंगी वहीं पेट पाल लूंगी। ये जो स्वाभिमान है, यह जो आत्मविश्वास है, यह इस युग तक आते आते स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। स्वाभाविक है, समाज साहित्य को प्रभावित करता है और साहित्य समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। निर्मला जैसी रचना, उसकी नायिका सुधा, रंगभूमि की इंदु, अंतिम शांति कहानी की गोपा, प्रतिज्ञा उपन्यास की सुमित्रा, ये सब की सब अत्यंत गरिमावान और अपनी अस्मिता पर आंच न आने देने वाली ऐसी ही नारियां हैं जिनकी परिकल्पना प्रेमचंद ने की है। प्रेमचंद वास्तव में एक भावी भविष्य के, एक आधुनिक भारत के स्वरूप की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रेमचंद चाहते थे कि नारी की भूमिका भी राष्ट्र निर्माण में उतनी ही उल्लेखनीय और उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी पुरुष की मानी जाती है। इसलिए उन्होंने जो नारी पात्र परिकल्पित किए उपन्यासों में, कहानियों में, वो ऐसी ही नारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं जो संघर्ष करती हैं, संकल्प के साथ आगे बढ़ती हैं, आत्मनिर्भरता के लिए प्रस्तुत रहती हैं और अपनी अस्मिता और अपने गौरव, अपनी गरिमा से कोई समझौता नहीं करना चाहती हैं। प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में जैनेन्द्र ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उनका उपन्यास सुखदा स्त्री में यह भावना गहराई से प्रकट करता है, वह पत्नी है पर नारी भी है। नारी की अस्मिता को पत्नी के दर्जे पर न्योछावर नहीं किया जा सकता। पत्नी है, उसका सम्मान है, लेकिन नारी भी है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। वह पति में ही नहीं, वह स्वयं भी है, पति के प्रति समर्पित है, लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए उसकी बुद्धि भी होती है और वह निर्णय भी कर सकती है। यानी उसके पास वह जब पत्नी के अलावा, पत्नी के अतिरिक्त जब एक नारी के रूप में उपस्थित होती है तो उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, उसके पास बुद्धि भी है, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता भी है, उचित अनुचित का बोध भी है। इलाचंद जोशी की साहित्यिक स्त्रियां पुरुष की पिछलग्गू न बने, उनके समक्ष आने को तत्पर रहें, ऐसा वो चित्रित करते हैं। सन्यासी उपन्यास की शांति और जयंती
प्रेत और छाया की मंजरी और नंदिनी, निर्वासित की नीलिमा, शारदा तथा प्रतिमा, मुक्तिपथ की सुनंदा, ऐसी अनेक स्त्री पात्र जिनमें अस्मिता बोध कूट कूट कर भरा है। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। जैनेन्द्र ने भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और स्त्री के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर अपने उपन्यास, उनका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए उनकी प्रस्तुति ये चित्रित किया। इलाचंद जोशी ने भी उसी क्रम को आगे बढ़ाया। इसलिए इलाचंद जोशी की सभी रचनाओं में जो स्त्री पात्र आए हैं वो अस्मिता बोध के साथ उपस्थित हैं। ये अस्मिता बोध उनके मनोमस्तिष्क में कूट कूट कर भरा है। आगे की स्त्रियों का अहम इतना प्रभावशाली है कि उनका कोई भी उपन्यास और कहानी इससे बच नहीं पाया। यशपाल के उपन्यास पार्टी कामरेड की गीता भी चाहती है कि उसे केवल विलास और सौंदर्य की गुड़िया न समझा जाए, उसके प्रति संवेदनशील भावना भी रखी जाए। तो यशपाल तक आते आते, इलाचंद जोशी तक आते आते, जो भारतीय नारी है वो अब अपने को केवल भोग की वस्तु, सौंदर्य की प्रतिमा यही नहीं है, इस पर बल देते हुए अपनी संवेदनाओं की रक्षा पर भी बल देती है। वह अपने को भी संवेदनशील भावना युक्त नारी के रूप में अपने अस्तित्व के साथ उपस्थित होता हुआ देखना चाहती है। वो कठपुतली बनकर, वो केवल गुड़िया बनकर या केवल पूज्य वस्तु बनकर रहे, ऐसा अब वो नहीं चाहती है। इसलिए यशपाल ने भी, इलाचंद जोशी ने भी, जैनेन्द्र ने भी स्त्री के रूप स्वरूप में, आचरण व्यवहार में, सोच और दृष्टि में जो परिवर्तन किया वो समय सापेक्ष, वो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य में तो स्त्रियां अपनी अस्मिता को लेकर अत्यधिक चिंतित दिखाई देती हैं। अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, जिसमें स्त्री अस्मिता के विषय में गंभीर चिंतन के पश्चात नागर जी यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि जिस दिन स्त्री जाति अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का अंत करने के लिए खड़ी हो जाएगी, उसी दिन से हर तरह के अत्याचार मिट जाएंगे। वास्तव में ये जो राजा महाराजाओं की प्रथा थी, जहाँ स्त्रियों को अपने हरम में, अपने दरबारों में शोभा की वस्तु बनाकर रखने की परंपरा थी, उस परंपरा के विरुद्ध स्त्री को उसकी अस्मिता का बोध कराया। वह परनिर्भर नहीं है, वह पराधीन नहीं है। उसे इस बात पर गंभीरता से चिंतन करना होगा कि उसकी अपनी पहचान, बूंद और समुद्र का जो रूपक बनाया नागर जी ने, कि समुद्र के अस्तित्व का श्रेय बूंद को जाता है। अगर बूंद बूंद मिल न जाए तो समुद्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए पूरा एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य नागर जी ने प्रस्तुत किया और आह्वान किया भारतीय नारियों से, स्त्रियों से, कि जितने अत्याचार, जितने प्रकार के अत्याचार उन पर होते हैं, वो घर में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, किसी क्षेत्र, किसी आयाम में हो, उसके विरुद्ध स्त्री को खड़ा होना होगा। जिस दिन वो खड़ी हो जाएगी, आवाज़ उठाएगी, स्वर बुलंद करेगी, उस दिन उसके विरुद्ध होने वाले ये अत्याचार स्वतः रुक जाएंगे। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जब तक शोषित व्यक्ति शोषण के विरुद्ध प्राण देने की सीमा तक आवाज़ नहीं उठाता, तब तक वह अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाता। वास्तव में अनेक उदाहरण, अनेक व्यक्तियों के, अनेक समुदायों और समाज के तमाम
उपक्रमों को हम देखें तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है, जब जब शोषितों ने अपनी आवाज़ उठाई, स्वर बुलंद किया, उसके विरुद्ध संघर्ष के लिए प्राण न्यौछावर तक करने को प्रस्तुत हो गए, तब उनके विरुद्ध होने वाला वह शोषण रुका, उनके अस्तित्व को एक पहचान मिली। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे की नायिका सुषमा श्रीवास्तव भी यही चाहती है। वो कहती है, मैं इंसान हूँ तो ठीक से जिए क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ तो ठीक से जीने का अधिकार तो जब सब इंसानों को है तो स्त्री या नारी को क्यों नहीं। राजेंद्र यादव के सारा आकाश की प्रभा भी बहुत स्वाभिमानी नारी है। वह अपने प्रति पति समर की नापसंदगी का कारण भी नहीं जानना चाहती, वरन उसके मार्ग से हटने को भी तैयार हो जाती है। कहती भी है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, तुम शौक से दूसरी शादी कर लो। शिव प्रसाद सिंह ने औरत रचना में बंसल और चंदा जैसी स्त्रियों का सृजन कर नारियों को यह संदेश प्रेषित किया कि विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष किए बिना अस्मिता की रक्षा नहीं की जा सकती। तो वही स्वर जो भारतेंदु युग में शुरू हुआ, द्विवेदी युग में मुखर हुआ, प्रेमचंद युग में प्रबल हो गया और प्रेमचंदोत्तर युग तक आते आते तो अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्षशील बने रहने का आह्वान, इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। विपरीत तमाम परिस्थितियों में संघर्ष ही एकमात्र उपाय है। इसके बिना स्त्री जाति की अस्मिता की रक्षा नहीं हो सकती। शेष यात्रा में उषा प्रियंवदा ने ऐसे गुण भी सिखाए जो नैराश्य से भरी नारियों में अपनी अस्मिता के प्रति चेतना जागृत कर सकते हैं। अपने को देखो तो जरा, ये जो आह्वान है कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने स्वाभिमान को प्रखर करो, मुखर करो। और ये कहा कि क्या है संसार में जो नारी कर नहीं सकती। एक बार सोच ले, संकल्पबद्ध हो जाए तो कुछ भी कर सकती है। तो उषा प्रियंवदा ने कुछ ऐसे गुणों का शिक्षण भी किया कि निराश स्त्री जो है, नारी जो है, उसके मनोमस्तिष्क में एक आत्मविश्वास पैदा हो, उसका मार्ग प्रशस्त किया, उसे जागृत किया, उसमें चेतना पैदा की और कहा कि मैं मन की अच्छी हूँ, चेहरा बुरा नहीं, मैं खाना अच्छा पकाती हूँ, मैं हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट आई थी। जब इतने गुण मेरे पास हैं, इतनी योग्यताएं मेरे पास हैं, इतनी समर्थ और सक्षम मैं हूं, तो फिर मैं पराश्रित क्यों रहूं, पराधीन क्यों रहूं। मुझे भी अधिकार है अपने बारे में सोचने का, अपने को शिक्षित करने का, अपने को आधुनिक बनाने का, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, समाज और देश के लिए कुछ अपने योगदान को रेखांकित करने का। ये तमाम बिंदु हैं। चित्रा मुदगल के एक जमीन अपनी की अंकिता पति द्वारा उसे शरीर माने जाने को अपनी बेइज्जती समझती है। वह कहती है, मैं घर को जीना चाहती हूँ, बर्दाश्त करना नहीं। ये जो संवाद है, ये पूरे मनोविज्ञान को, स्त्री मनोविज्ञान को उद्घाटित करता है। वह कोई शरीर मात्र नहीं है, वह केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह भी उतना ही हक, उतना ही अधिकार रखती है जितना पुरुष रखता है। इसलिए ये घर मेरा भी है, मैं भी इस घर को जीना चाहती हूँ जैसे तुम चाहते हो। मैं इस घर को ढोना नहीं चाहती, बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ गृहिणी नहीं हूँ, गृहिणी भी नहीं हूँ, एक स्त्री भी हूँ। यानी गृहिणी हूँ लेकिन केवल गृहिणी नहीं हूँ, एक स्त्री भी हूँ। स्त्री होने का जो गर्व है, जो गौरव है, जो अस्मिता बोध है, उससे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। नासिरा शर्मा के शाल्मली की नायिका शाल्मली एक विशिष्ट व्यक्तित्व की स्वामिनी बनकर आती है।
जब उसका पति आईएएस की ट्रेनिंग छोड़ने के लिए कहता है तो अपने तर्क, अपनी इतनी दूर जिसको खींचकर लाई हूं उसे बीच में छोड़ दूं। ये जो तार्किकता है, अपने हक के लिए संघर्षरत रहने की शक्ति है। यानी आईएएस बनने की इस सुदीर्घ यात्रा में जहां तक आ गई हूं वहां से वापस लौटने के लिए नहीं आई हूं, इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहती हूं। ऐसी नौकरियां क्या सबके भाग्य में होती हैं? पति नरेश को ऐसा कहकर वो निरुत्तर कर देती है। मंजुल भगत के अनारो उपन्यास की अनारो यद्यपि झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का कार्य करती है, कर्ज के बोझ से दबी है, मन से टूटी और तन से थकी हुई है, तथापि आत्मसम्मान के रक्षार्थ बिना पैसा लिए काम छोड़ने तक को तैयार हो जाती है। यदि उसे काम के बदले उसका मानदेय, उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता तो वह काम छोड़ने को प्रस्तुत हो जाती है। ये जो आत्मसम्मान का भाव है, आत्मसम्मान की रक्षा का जो भाव है, ये यहाँ तक आते आते मुखर हो गया। कमलेश्वर के सभी उपन्यासों में, उनकी सभी कहानियों में स्त्रियां चाहे किसी भी वर्ग से संबद्ध हों, अपनी अस्मिता को हर कीमत पर बचाए रखना चाहती हैं। कमलेश्वर हम जानते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध मीडिया कर्मी के रूप में भी हमारे सामने रहे हैं। अनेक भारतीय सिनेमा में पटकथाएं भी कमलेश्वर ने लिखी हैं। आंधी जैसी फिल्म जो कमलेश्वर की पटकथा का ही एक प्रस्तुतिकरण है, हम उसे देख सकते हैं। एक सड़क 57 गलियां, इसकी बंसिरी, तीसरा आदमी की चित्रा, डाक बंगला की इरा, काली आंधी की मालती, आगामी अतीत की चंदा और चांदनी, और वही बात की समीरा, इन सब रचनाओं की ये जो स्त्री पात्र हैं, ये बहुत स्वाभिमानी पात्र हैं, खुद अस्मिता बोध से संपन्न हैं। वो पुरुष पर आश्रित नहीं रहना चाहती, उसके साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। इसलिए जिस आधुनिक भारत और आधुनिक समाज का निर्माण हो रहा था आज़ादी के बाद, 5वें-6ठे दशक के बाद, उसकी सोच को भी इन कथात्मक रचनाओं के माध्यम से कथाकारों ने उद्घाटित किया। वही बात की समीरा तो अकेलेपन से ऊबती हुई और अपनी अस्मिता खो जाने से भयभीत हो पति प्रशांत को छोड़कर नकुल से विवाह करने में संकोच नहीं करती। ये जो अकेलापन है, इसे भोगने के लिए नारी का जन्म नहीं हुआ। वह उसकी भी अपनी अस्मिता है, वो अपनी अस्मिता को खोने देना नहीं चाहती, इसलिए वह पति प्रशांत को छोड़ देती है और नकुल से विवाह करती है। यह जो आत्मविश्वास है, यह भारतीय नारी में अब दिखाई देने लगा। इस तरह स्वातंत्र्योत्तर अन्य कथा साहित्यकारों की साहित्यिक स्त्रियां भी यही संदेश देती हैं कि स्व अस्मिता के प्रति जागृति के बिना नारी सशक्तिकरण संभव नहीं है। अगर नारी का स्वाभिमान बना रहेगा, अस्मिता के प्रति वो जागरूक रहेगी, उसको घर, समाज, परिवार और देश में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, मान मर्यादा के साथ उसे देखा जाएगा, तभी वह आगे बढ़ सकेगी तमाम क्षेत्रों और आयामों में, तभी उसके सशक्तिकरण की सार्थकता सिद्ध होगी। इसलिए वो परंपरागत मूल्यों के प्रति अनेक स्थलों पर विद्रोही भी बन जाती है। प्रेमचंद युग से ही इस पारंपरिक, वह जो विरोधी मूल्य हैं, वो परंपरा के मूल्य जो स्त्री के विकास में, उसके आधुनिकीकरण में, उसके अस्मिता बोध में बाधा बनते हैं, उनका विद्रोह, उनके प्रति विद्रोह करती है। प्रेमचंद पहले संयुक्त परिवार के प्रति कोमल भाव रखते थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि संयुक्त परिवार नारी का शोषण कर रहा है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था उसके प्रति उत्तरदायी बनती जा रही है, तब वो धीरे धीरे उसके विरुद्ध होते चले गए।
ऐसा कहते भी हैं कि प्रेमचंद का जो आदर्श था वो धीरे धीरे यथार्थोन्मुख होता चला गया। कफन कहानी तक आते आते या गोदान उपन्यास तक आते आते प्रेमचंद वो आदर्शवादी रचनाकार नहीं बचे। उपन्यास गबन में रतन के माध्यम से संदेश प्रेषित करते हैं कि संयुक्त परिवार स्त्री के लिए फूलों की सेज ना होकर इसे निगलने वाला जंतु बन गया है। इसलिए किसी स्त्री का संयुक्त परिवार में विवाह हो भी जाता है, उसे तब तक चैन नहीं लेना चाहिए जब तक वह अलग घर न बसा ले। वे अनमेल विवाह के प्रश्नों को भी बार बार उठाते हैं। नया विवाह कहानी में युवती आशा का विवाह अधेड़ उम्र के गंगामल के साथ होने से आशा की समस्त उमंगें, आशाएं, कामनाएं वो कुंठित हो जाती हैं। तो ये जो अनमेल विवाह है, ये भी स्त्री के लिए, समाज के लिए एक बड़ा घातक रोग है। गंगामल के साथ आशा बाहर ऐसे जाती है, आशा गई लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। न सजीली साड़ी, न जड़ाऊं गहने, न कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा चली जा रही हो। अंतिम शांति में प्रेमचंद ने परंपरा के विरुद्ध विधवा स्त्री के स्वाभिमान और स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया। उनकी साहित्यिक स्त्रियां पुलिस तथा जमींदारों के अन्याय और अत्याचार का डटकर विरोध करती हैं, जैसे प्रेमाश्रम की विलासी, गबन की जालपा, कर्मभूमि की सुखदा। साथ ही वे देश प्रेमी नारियों के रूप में चित्रित की जाती हैं, जो नारी के सशक्त रूप का ही परिचायक बनती हैं। प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में चित्रित नारी वह पहली नारी है जो परंपरागत नैतिकता की सीमा का अतिक्रमण करती है। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सदियों से कैद अपने नारीत्व की मुक्ति का आह्वान करती है, निडरता से, बेबाकी से। जैनेन्द्र अपने कथा साहित्य में स्त्री के यौन संबंधों, प्रश्नों और उनसे उत्पन्न होने वाली कुंठाओं, द्वंद्वों, तनावों आदि को भी उकेरते हैं। उनके उपन्यासों की सुनीता, सुखदा, भुवन मोहिनी, अनीता, ये सभी नारियां पत्नीत्व और स्त्रीत्व, विवाह और प्रेम के द्वंद्व से विकल नारियां बनकर आती हैं। अज्ञे की साहित्यिक स्त्रियां सामाजिक विधि विधानों, मानव मूल्यों, परंपरा और पूर्वग्रहों के पूर्णतः विरुद्ध हैं। वे स्वतंत्रता की आकांक्षी हैं, विवाह जैसे मूल्य के प्रति उपेक्षा का भाव भी रखती हैं। यशपाल तो आधुनिक पूंजीवादी समाज की जर्जर मान्यताओं और खोखले आदर्शों पर कठोर प्रहार करते हैं। स्त्री को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत सार्थक प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। वे तो स्त्री के मातृत्व पर व्यंग्य भी करते हैं और कहते भी हैं, स्त्री का स्थान माता का जरूर है, वह पूजा की पात्र है, परंतु पूजा के पात्र जितना भी देवी देवता होते हैं वे सब मंदिर में बंद रहते हैं, पर चाबी पुजारी की जेब में होती है। वे भी विवाह का विरोध कर स्वच्छंद प्रेम और अवैध काम संबंधों को मान्यता देते दिखाई देते हैं। ये पाश्चात्य जो संस्कृति है, पाश्चात्य जीवन शैली है, उसका प्रभाव भारतीय कथा साहित्य पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसीलिए इन उपन्यासों, कहानियों में जिन पात्रों की परिकल्पना की गई वो विशुद्ध भारतीय परिकल्पना तो नहीं है, लेकिन वो पाश्चात्य संस्कृति से आक्रांत, भयभीत, प्रभावित और प्रेरित दिखाई देते हैं। उनकी साहित्यिक स्त्रियां नैतिकता के घिसे पिटे बंधनों को तोड़ परंपरागत पतिनिष्ठ प्रेम की पवित्रता और सतीत्व की होली जलाकर परिस्थिति सापेक्ष नए मूल्यों का निर्माण करते हुए अपनी सशक्तता का परिचय देना चाहती हैं। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्यकार अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र, राजेंद्र यादव ने सारा आकाश, शिव प्रसाद सिंह ने औरत जैसे कई उपन्यासों में परिवार नामक मूल्यों को स्त्री का दुश्मन घोषित कर दिया। राजेंद्र यादव मानते हैं कि नव विवाहिता वधू की तो संयुक्त परिवार में बड़ी दयनीय स्थिति होती है। सारा आकाश की प्रभा पर्दा नहीं करती, इससे परिवार में उपद्रव मच जाता है। फिर बेटी और बहू में फर्क ही क्या रह गया? बेटी भी मुंह खोले बिखरे घूमती रहे और बहू की भी चिंता यह नहीं कि पल्ला किधर जा रहा है। स्वातंत्र्योत्तर साहित्यकार विवाह नामक मूल्य का भी विरोध करते दिखाई देते हैं। बूंद और समुद्र में अमृतलाल नागर का यह मत है कि विवाह के कारण ही स्त्री को पूरे परिवार का धंधा पीटना पड़ता है, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं और पालन पोषण भी करना पड़ता है।
उषा प्रियंवदा शेष यात्रा में परंपरागत विवाह के स्वरूप के विषय में विरोधी मत तक व्यक्त करती है। यह होगी बराबर की साझेदारी, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न सुपीरियर न इंफीरियर। तो पति और पत्नी के संबंधों में एक बदलाव की परिकल्पना यहाँ दिखाई देती है। राजेंद्र यादव तो विवाह को नारी के लिए गुलामी बताते हैं। सारा आकाश में विवाह उपरांत मुन्नी की स्थिति का वर्णन समर के शब्दों में सास और पति मिलकर जो अत्याचार करते उन्हें किसी से कह तो नहीं सकती। नौकरानी की तरह अपनी और अपनी रखैल की सेवा करवाना और 2-2, 3-3 दिन खाना न देना, ऐसी चुनौतियां भी व्यक्त हुई हैं। कृष्णा सोबती की मित्रों पहली बार परंपरागत मूल्यों के विरुद्ध जाकर दैहिक आवश्यकता की संतुष्टि की गुहार लगाती है। एक जमीन अपनी में चित्रा मुदगल नीता के माध्यम से पत्नी विषयक विचार रखती है। मैं पत्नी नहीं सहचरी बनना चाहती हूँ। पत्नी में मुझे दासत्व की बू आती है। इस तरह के शब्दों ने हमारे समाज में अपनी गरिमा खो दी है। बेघर उपन्यास में ममता कालिया वर्णित संजीवनी का विवाह पूर्व विपिन के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने, उसके द्वारा ठुकराए जाने, द्वंद्वपूर्ण जीवन होते हुए बैंक में नौकरी करना, फिर संजीवनी का परमजीत की ओर आकृष्ट होना, आदि आदि, ऐसे न जाने कितने स्थापित भारतीय नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह इस तरह के पात्रों में, इस तरह की कथा रचनाओं में, पाश्चात्य संस्कृति के दबाव में दिखाई देता है। मित्रों, हिंदी कथा साहित्य में वास्तव में यह जो बदलाव है, यह समय सापेक्ष है, युग सापेक्ष है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जा रहा है। किंतु भारतीय मान्यताएं, भारतीय मूल्य, भारतीय परंपराएं आज भी उतनी स्तुत्य और वंदनीय हैं। और अक्सर इस तरह के पात्रों के माध्यम से निष्कर्ष यही निकलता है कि वो स्त्री पात्र उन भारतीय परंपराओं के प्रति और आधुनिकता के बीच एक द्वंद्व की स्थिति में दिखाई देते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।